बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स। हम आज की क्लास में यूनिट 22 के कुछ रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास में हम फिजिकली यूनिट 22 का कुछ काम कर चुके हैं और उसमें आप पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन की ब्यासिंग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स ब्यास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पीएन जंक्शन को सर्किट में जोड़ने के लिए। अब हम एक नई डिवाइस स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे बहुत सा काम ऐसा है जो कि ट्रांजिस्टर से मुतालिक क्वेश्चन बनेगा, मेन ट्रांजिस्टर भी और फिर ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन से मुतालिक भी। तो इस टॉपिक को समझने के बाद आसानी हो जाएगी आपके लिए बाकी इसके मेजर काम को समझने में। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो किस्म के वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जिसके अंदर ट्रांस और रजिस्टर। ट्रांस जो है वो ट्रांसफर के लिए है और रजिस्टर से जो है वो रजिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके बाद हम लोग इसको ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, यानी कि ये रजिस्टर की ट्रांसफर को जाहिर करता है। ऐसा हमको सर्किट में नजर आएगा कुछ जगहों पे कि ट्रांजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस की ट्रांसफर को जाहिर करता है। बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, स्विच के काम भी आता है और एम्पलीफायर के काम भी आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए। और किस तरह से एम्पलीफाई करता है, जब करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, स्विच को करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है तो स्विच करता है करंट को। और इसकी तीन लेयर्स होती हैं। ये फिजिक्स में वो डिवाइस है और जो है वो वाहिद डिवाइस है जिसके तीन टर्मिनल्स होते हैं। तीन टर्मिनल्स क्यों होते हैं इसके और तीन टर्मिनल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे सामने आएगा। तो लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इस ट्रांजिस्टर की पहचान का और इसकी बेसिकली इंट्रोडक्शन का हिस्सा है कि ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होता है और इसके जोड़ने के तीन डिफरेंट वेज होते हैं। और वो डिफरेंट वेज जो होते हैं जोड़ने के तीन, वो ही ये फैसला करते हैं कि इसने करंट को एम्पलीफाई करना है या करंट को स्विच करना है। तो इसको जोड़ने पे डिपेंड करता है ये मामला कि ये सर्किट में क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करना ये बेसिक काम है, लेकिन किस पर्पस के लिए, एम्पलीफाई के लिए यूज किया जा रहा है फ्लो ऑफ करंट को, या कंट्रोल किया जा रहा है, या स्विच करने के लिए फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल किया जा रहा है। ये पर्पस जो है वो इसके जोड़ने के बाद इसके कम्बिनेशन की जो कन्फिग्रेशन होती है, कन्फिग्रेशन वो वर्ड है जो कि ट्रांजिस्टर के जोड़ने के तरीके के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अब जब इसको जोड़ा जाता है तो लाजमी तौर के ऊपर जब इसको जोड़ा जाएगा तो तीन लेग्स या इसकी तीन टर्मिनल्स, तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि तीन को कैसे जोड़ते हैं। तो बात यह है कि हम एक टर्मिनल को हमेशा कॉमन रखते हैं और बाकी दो को हम एक इनपुट और आउटपुट सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। भाई यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो है जिसमें एक टाइप का चार्ज जो है वो कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर बेसिकली नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होता है और होल्स मौजूद होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसमें दो किस्म के चार्जेस होते हैं और जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस कंडक्शन के लिए इस्तेमाल हो तो फिर जो ट्रांजिस्टर है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। इसके लिए लफ्ज BJT यूज किया जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए। हम जब ट्रांजिस्टर पढ़ रहे होंगे अपने इस साल में और ऑलमोस्ट जिंदगी में भी आगे, तो हम लोग जो ज्यादातर बात कर रहे होंगे वो BJT की यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे होंगे। एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है वो चार्ज कैरियर के तौर पर यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर की जब भी बात करेंगे तो उसका मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही होगा। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसमें बेसिकली तीन किस्म के सब्सटेंसेस या तीन किस्म के सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तीन सेमीकंडक्टर कौन से हैं? पहला बात एन टाइप सेमी सब्सटेंस हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और तीसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। मतलब क्या है? बेसिकली तीन सेमीकंडक्टर्स को लेके उसके बीच में एक सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया जाता है। अब एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि अगर दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर दिया जाएगा तो ट्रांजिस्टर का नाम जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। और अगर दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप को सैंडविच कर दिया जाएगा तो ट्रांजिस्टर का नाम पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, तो जो दो टर्मिनल हैं पी और एन, इनके बीच में एक टर्मिनल और इंट्रोड्यूस कर दिया गया और वो कॉमन हो गया। मिसाल के तौर के ऊपर पी
किनारों पे और दरमियान में एन, और अगर किनारों पे एन तो दरमियान में पी। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की बेसिकली कंस्ट्रक्शन है। अब जो बीच वाला टर्मिनल होता है हमेशा उसको लफ्ज पुकारते हैं बेस से। ठीक है, जो बेस वह है इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जो एक कोने पे है उसको इमीटर का नाम दिया जाएगा और जो दूसरे कोने पे है उसको कलेक्टर का नाम दिया जाएगा। अब जो एक कोने पे इमीटर है उसका नाम से जाहिर है कि उसका काम इमिट करना होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को इमिट करेगा। और जो कलेक्टर है दूसरे कोने पे उसका नाम कलेक्ट करना होगा, वो चार्ज को कलेक्ट करेगा। इस डायग्राम के अंदर ये एक जनरल किस्म की डायग्राम है जिसमें एनपीएन दिया गया। पीएनपी भी बिल्कुल इसी तरीके का होता है। और इसके तीन अदर टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं कि दो एन के बीच में एक पी टाइप को जो है वो सैंडविच किया गया है, दो एन के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच किया गया है। कुछ खास बात जो हम यहाँ पे जानना चाहें वो ये है कि इमीटर के बारे में अगर हम अलग से पढ़ें तो ट्रांजिस्टर को बनाना उसकी फैब्रिकेशन कहलाता है। ठीक है, और ये फैब्रिकेशन जो है वो आपके सामने आ गई कि एनपीएन और पीएनपी दो तरह से हो सकती है। इमीटर, इसका काम जो है वो चार्ज को इमिट करना है। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हेवीली डोप रीजन होगा, यानी कि अगर इन तीनों में अंदाजा किया जाए तो सबसे ज्यादा डोपिंग जिसकी की गई होगी वो इमिटर होगा। ये मैक्सिमम डोप रीजन है। ठीक है, यानी कि है तो एन टाइप सब्सटेंस लेकिन डोपिंग आपको मालूम है जब किसी भी ग्रुप 4 के नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। अगर मिसाल के तौर के ऊपर 100 एटम किसी सेमी कंडक्टर में डोप किए गए हैं यानी कि इंप्योरिटी लाके शामिल कराए गए हैं तो उसकी डोपिंग हो गई। और किसी सेमीकंडक्टर के अंदर एक एटम इंप्योरिटी का लाके शामिल कराए गए तो डोपिंग तो उसकी भी हो गई, क्योंकि इंप्योरिटी को शामिल करना डोपिंग कहलाता है। लेकिन ये जो सब्सटेंस है इसमें इंप्योरिटी ज्यादा शामिल की है तो ये हेवीली डोप कहलाएगा, और इसमें कम इंप्योरिटी शामिल करिए तो ये लाइटली डोप कहलाएगा। तो ये जो तीन आपको नजर आ रहे हैं, एक पी नजर आ रहा है, एक एन नजर आ रहा है और अगेन पी नजर आ रहा है। इसमें चाहे आप एनपीएल लें चाहे पीएनपी लें, लॉजिक यही है। तो जो इसमें पी टाइप सब्सटेंस होगा, पहली बात तो ये कि ये सबसे ज्यादा डोप्ड हुआ हुआ होगा, यानी कि इसके पास चार्ज जो भी चार्ज होगा, क्योंकि ये पी टाइप है तो लिहाजा इसमें होल्स मौजूद होंगे और वो होल्स बहुत कसरत के साथ मौजूद होंगे क्योंकि ये हेविली डोप्ड है। हेविली डोप्ड है तो ये भरा हुआ होगा होल्स से, और होल्स आपको मालूम है बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज, तो ये भरा हुआ होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये थिकर देन बेस है और थिनर देन कलेक्टर है। ये अगर आपको तीन के साइज को भी देख के आप अंदाजा कर रहे हो तो आपको ये बात आइडिया होगा कि जो सबसे थिक पीस है वो ये वाला है, जो सबसे थिन पीस है वो दरमियान वाला है, और ये दोनों के दरमियान का है ये वाला पीस। उससे कलेक्टर के मुकाबले में पतला है और इसके मुकाबले में जो है वो थिक है। ठीक है, तो बात क्या है कि ये जो है वो थिकर देन बेस है, इसकी जो इस्तेमाल की गई है थिकनेस वो बेस के मुकाबले में मोटी है और करेक्टर के मुकाबले में जो ये पीस जो है ये थिनर है। ओके, बेस जो होती है इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ चार्ज को, जो भी चार्ज कैरियर हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और वो इमिटर और कलेक्टर के दरमियान में जो फ्लो कर रहे होते हैं लास्ट में वो इमिटर से कलेक्टर की तरफ जाएंगे क्योंकि इमिटर से इमिट होते हैं और कलेक्टर पे कलेक्ट होते हैं। तो जब वो फ्लो कर रहे होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो ये बीच का हिस्सा है ये इस्तेमाल होता है और इसको बेस कहते हैं। ये लाइटली डोप रीजन है, ये इन तीनों में सबसे कमजोर कमजोर तरीके से डोप किया जाएगा। यानी कि अगर इसको सबसे ज्यादा तरीके से डोप, सबसे ज्यादा इंप्योरिटी मिलाई गई है तो इन तीनों में सबसे कम इंप्योरिटी जो शामिल की जाएगी या सबसे कम इंप्योरिटी होगी तो उसमें सबसे कम चार्ज कैरियर होंगे और वो होगा बीच वाला सबसे, चाहे वो पी हो चाहे वो एन हो, बेस होगी। ठीक है, वो सबसे कम डोप्ड होगा। और थिनर देन इमिटर एंड कलेक्टर ये इन दोनों के मुकाबले में साइज के अंदर भी पतली होती है, तो बीच वाला पीस जिसको सैंडविच किया गया है दो रिलेटिवली थिक पीसेस के बीच में वो थिनर होगा। ठीक है, और वो बेस होगा। कलेक्टर दूसरे एंड के ऊपर जो मौजूद है ये कलेक्टर मौजूद है। कलेक्टर का काम ही कलेक्ट करना है चार्ज कैरियर चाहे कैसा ही चार्ज हो, और इमिटेड बाय द इमिटर जो इमिटर से इमिट होके आ रहा होगा, और अगर मैं देखूं तो यहां से लेकर यहाँ तक फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, इमिटर से इमिट करके यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। तो ये इसका काम, इस काम को इसको कलेक्ट करना है। ठीक है, मॉडरेटली डोप, सही बात है, अब तो यही बात रह गई है कि मॉडरेटली डोप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपने पढ़ा और सबसे ज्यादा डोप किया गया, ये सबसे कम डोप किया गया। इसमें अगर 100 इंप्योरिटीज है इमिटर के अंदर और बेस के अंदर जस्ट 1 इंप्योरिटी है तो इनके दरमियान में ये कहीं पे वाकई होगा, यानी कि हो सकता है कि इसको डोप करते वक्त 50 एटम्स
शामिल किए गए हो इम्प्योरिटी के इसके अंदर, ये एक एग्जाम्पल है। नतीजा ये है कि ये भी हैवी पी टाइप, इसमें भी होल्स होंगे, लेकिन इसमें होल्स उस कसरत से नहीं होंगे जिस कसरत से इमिटर में पाए जाएंगे। फिर भी इसका साइज बड़ा है, इसमें तो और ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर होल्स की इतनी कसरत नहीं होगी। और अगर ये एन टाइप सब्सटेंस होता तो नेगेटिव चार्ज की इतनी कसरत नहीं होती, यानी कि लाइटली डोप होता है। ठीक है, थिकर देन बेस एंड इमिटर, ये इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा रिलेटिवली थिक पीस है, और ये ज्यादा जो है वो इसकी थिकनेस ज्यादा है, इसकी ज्यादा मटेरियल शामिल किया गया है। सर्किट के अंदर जो इसका सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का, जो सर्किट सिंबल है वो ये कि हमको एक टी बनाना है, और टी में जो ये पॉइंट टी वाली लाइन है ये बेस कहलाती है, इसको बेस कहते हैं हमेशा। ठीक है ना। उसके बाद हमको दो टर्मिनल और दिखा देने हैं इसके, और ये दो टर्मिनल दिखाने का तरीका है। ठीक है, एक टर्मिनल इसमें से इमिटर होगा और एक टर्मिनल इसमें से कलेक्टर होगा। इमिटर के ऊपर एक एरो बनाया जाएगा ताकि ये निशानी हो, और वो निशानी की वजह से एरो बनाया जाएगा। ये एरो हमेशा पी से हट के बनाया जाता है, पी से एन की तरफ बनाया जाता है। तो इसका मतलब है, आप मैंने इसको इधर से बेस की तरफ बनाया है, तो ये पी टाइप होगा, ये एन टाइप होगा, और दूसरे किनारे में पी टाइप होगा, तो ये पीएनपी का सिंबल है। अगर अभी देखे बगैर ऊपर, अगर मैं अब इस बात को रिवाइज करूं कि ये दूसरा ट्रांजिस्टर बना रहा हूं, और दूसरा ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, ये मैंने बना दिया टी, और ये इसकी बेस हो गई, ये बीच वाले टर्मिनल से आने वाला टर्मिनल है, बेस हो गई। एक हिस्सा इसका कलेक्टर हो गया, और दूसरा हिस्सा इसका जो है वो इमिटर हो गया। और जो एरो बनाया जाएगा वो पी से हट के बनाया जाएगा। ये एन टाइप सब्सटेंस है, ये एन टाइप सब्सटेंस है, ये पी। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की मिसाल थी, और ये वाली जो मिसाल है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की मिसाल है। और एरो पी से एन की तरफ बनाया जाएगा, ये देखें पी से एन की तरफ बना दिया गया। तो जब ये ट्रांजिस्टर बना हुआ आपके सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, और जब ये बना हुआ आपके सामने आएगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। ये ऊपर आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है कि जिसमें ये जाहिर कर रहा है कि ये जो है पी से पी है और ये एन होगा। ठीक है, तो एरो पी से एन की तरफ है, और ये जाहिर कर रहा है कि ये एन होगा, ये बीच वाला, ये आपके पास जो है ये, क्योंकि हमेशा इससे अपोजिट होता है, तो ये पी होगा, ये एन होगा, तो पी से हट के एन की तरफ होगा, और ये पी होगा। ठीक है, तो हमारे पास आमतौर के पर इमिटर इमिट करने के लिए इस्तेमाल, आमतौर पे नहीं हमेशा, इमिटर चार्ज को इमिट करता है, कलेक्टर चार्ज को कलेक्ट करता है, और बेस जो है वो चार्ज को कंट्रोल करता है। तो ये चूंकि इमिट करता है, लिहाजा ये इनपुट टर्मिनल भी कहलाता है, या इनपुट टर्मिनल भी हो सकता है क्योंकि यहीं से चार्ज स्टार्ट होगा। ये कलेक्टर है, आगे वाले चार्ज को कलेक्ट करेगा, तो ये आउटपुट टर्मिनल है, और ये बेस है जो कि कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिस्टर के कंपोनेंट्स, ये हमारे सामने जो है वो क्लियर हो गए, और ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल भी हमारे सामने शो हो गया। अगर हम एक मतलब जनरल सी बात करें, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दो किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं। ये सर्किट के अंदर क्या करते हैं भाई, करंट को एम्पलीफाई करते हैं या करंट को स्विच करते हैं, ये उनके जोड़ने पर डिपेंड करता है, और एक टर्मिनल को हमेशा हम कॉमन रखते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखी हैं। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप होते हैं और बीच में पी टाइप होता है, इसके अंदर दो पी टाइप होते हैं और बीच में एक एन टाइप होता है। इस ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी करंट कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी करंट कैरियर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप है कोने पे, तो एन में से निकल के इमिटर से जाएंगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स ही निकल के जाएंगे। इन ट्रांजिस्टर के अंदर होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, और यही करंट को मूव करवाते हैं, यानी कि ये चार्ज कैरियर होते हैं, ये फ्लो करते हैं, तो इसका मतलब है चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो भाई इसमें पी टाइप इमिटर है, पी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे कलेक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, जो इनको कलेक्ट करता है, तो होल्स ही निकलेंगे पी टाइप में से, तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट जो है वो इमिटर से कलेक्टर की तरफ जाता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट जो है वो कलेक्टर से इमिटर की तरफ आता है। करंट कलेक्टर से इमिटर की तरफ आता है, ये वाली चीज थोड़ी सी आपको आगे आगे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि असल में वो होल्स की वजह से हो रही है। तो होल्स की वजह से होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कोई फर्क नहीं होता सिवाय इस पोलैरिटी के, पोलैरिटी यानी कि टर्मिनल्स के, कि इनके किनारों पे नेगेटिव और बीच में प्लस होगा, और जो पीएनपी होंगे उनके किनारों पे पॉजिटिव सब्सटेंस होंगे यानी कि पी टाइप सब्सटेंस होंगे, और बीच में नेगेटिव होगा। तो जैसे करंट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पोलैरिटी चेंज होने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये चीज अभी डिस्कस हो जाएगी। जो बात हमने ऊपर डिस्कस करी थी, ट्रांजिस्टर इज अ ब्रॉडर टर्म, ये एक बड़ी टर्म है, ब्रॉडर है, और इसके अंदर बाइपोलर भी होते हैं और यूनिपोलर भी होते हैं। हम जो है वो
हमेशा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। एरो जो है वो हमेशा प्लेस किया जाता है इस तरह कि जो इमिटर के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर सिंबल में एरो यूज किया जाता है वो पॉजिटिव से हटता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है ना। और बाकी जो एरो कभी भी आप सर्किट के अंदर देखेंगे तो वो कन्वेंशनल करंट को जाहिर कर रहे होंगे, सर्किट में देखेंगे, ठीक है। और सर्किट में देखेंगे तो वो कन्वेंशनल करंट को, और नॉर्मल सर्किट में भी देखेंगे। और कन्वेंशनल करंट कौन सा करंट होता है? जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। जो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो कन्वेंशनल करंट है। ये बात हमारे दिमाग में रहे। तो हम जब भी एरो बनाएंगे सर्किट में, हमने ये बात पढ़ी भी है ओम्स लॉ के काम के अंदर भी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है और बाकी डिफरेंट उसमें भी पढ़ चुके हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर हम लोग करंट की डायरेक्शन सर्किट के अंदर हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनाते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है डिफरेंट होता है, ठीक है, सारी बात क्लियर है। ट्रांजिस्टर को प्रयास करने के तरीके, ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ने के तरीके। ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ते वक्त हम दो बातों का ख्याल करते हैं। मैं जो कॉमन टर्मिनल की बात है वो तो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा अलग से, लेकिन ट्रांजिस्टर को जोड़ने के भाई जो बात हो सकती है उससे पहले जैसे ट्रांजिस्टर को जैसा समझिएगा एक बात को, फिर मैं ट्रांजिस्टर के दूसरे काम की तरफ आता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब ट्रांजिस्टर मौजूद होगा तो ट्रांजिस्टर के अंदर पी टाइप एन टाइप सब्सटेंस है, इसको पी टाइप सब्सटेंस दरमियान में और कोने पे एन टाइप सब्सटेंस है। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है जिसको हम पी एन जंक्शन बोलते हैं। जब भी किसी पी टाइप सब्सटेंस को एन टाइप सब्सटेंस के साथ फ्यूज किया जाता है, मिलाया जाता है, तो जो बीच वाली कंबाइन लेयर होती है उसको जंक्शन बोलते हैं। तो ये आप देखें जब ट्रांजिस्टर बनाया गया तो इसमें दो पी एन जंक्शन आ गए। ये भी आप देख रहे हैं कि पी और एन का जंक्शन है और ये भी आप देख रहे हैं कि पी और एन का जंक्शन है। आम हालात के अंदर जो पी एन जंक्शन आप पुरानी क्लासेस में पढ़ के आए हुए उसमें एक पी टाइप और एक एन टाइप जोड़ा जाता था, तो एक पी एन जंक्शन आपको नजर आता था। जब पी एन जंक्शन नजर आता था तो आपको ये भी मालूम है कि उसमें डिप्लेशन लेयर बन जाती थी दोनों तरफ। डिप्लेशन लेयर एक ऐसी लेयर जो पोटेंशियल बैरियर की लेयर होती थी, जो चार्ज के फ्लो को रोक देती थी, मजीद मिलाते साथ ही चार्ज फ्लो करता था। दोनों सब्सटेंसेस को मिलाते साथ ही चार्ज फ्लो करता था, लेकिन कुछ लेयर ऐसी होती थी जो पैदा हो जाती थी और उनके दरमियान चार्ज के फ्लो को रोक देती थी। उस लेयर को, पोटेंशियल की लेयर को, जो कि मजीद चार्ज का फ्लो नहीं होने देती, उसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और ये बात हमको पता है कि ये पोटेंशियल बैरियर हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो पैदा होता था। लेकिन हम इसको मुकम्मल करने से पहले या इसको आगे करने से पहले अपनी इस एक बात को कंप्लीट कर लें। बात ये कि नेगेटिव और पी पॉजिटिव के दरमियान ये जो जंक्शन है ये एक पीएन जंक्शन है और ये दूसरा पीएन जंक्शन है। ये वाला हिस्सा अगर इमिटर है और ये बेस है तो इसको इमिटर बेस जंक्शन बोलेंगे, और इस वाले को, ये बेस है और ये मेरे पास कलेक्टर है, तो इस वाले को बेस कलेक्टर जंक्शन बोलेंगे या कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे। बात एक ही हुई। तो इसका मतलब हुआ ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं, एक इमिटर बेस जंक्शन होता है और एक कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। तो ये बात याद रहे कि एक, अब जब भी जंक्शन का जिक्र आएगा तो हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शन है। इसको सर्किट में जोड़ने का तरीकेकार क्या होता है, हम इस तरफ थे लेकिन हमने कहा कि हम इस बात को दोबारा जरा तफसीली समझेंगे। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम को थोड़ा सा वाजे तौर पे या थोड़ा सा क्लियर करके बनाता हूं ताकि कुछ चीजें क्लियर हो सके। देखो भाई, ये मेरे पास एक एन टाइप सब्सटेंस है, ये मेरे पास एक पी टाइप सब्सटेंस है, एंड देन अगेन मेरे पास ये जो है एक डेप्लीशन लेयर, और फिर ये दोबारा मेरे पास एक एन टाइप सब्सटेंस है। ये एन टाइप सब्सटेंस है, ये एन टाइप सब्सटेंस है, और ये बीच के अंदर ये पी टाइप सब्सटेंस है। पी टाइप सब्सटेंस जो बेस है ये सबसे ज्यादा लाइटली डोप्ड होगा, तो इसमें ये मुझे कहीं कहीं चीदा चीदा होल नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो एन टाइप सब्सटेंस है, ये इमिटर है, ये सबसे हैवीली डोप्ड होगा, तो इसमें मुझे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा तादाद के अंदर है इसके अंदर, ठीक है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। ये वाले जो एन टाइप सब्सटेंस जिसको मैंने कैरेक्टर बनाया ये भी हैवीली डोप्ड होगा लेकिन इमिटर से कम होगा, लिहाजा इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन कुछ कम होंगे इमिटर के मुकाबले में। जब मैं दो एन टाइप सब्सटेंस के बीच में इस पी टाइप सब्सटेंस को सैंडविच करूंगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, होल्स की तरफ ट्रांसफर करेंगे, होल्स की जगह को फिल करने के लिए। तो ये
मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो ये जो पीएन जंक्शन है किसके बीच में, इमिटर और बेस के बीच में, यहाँ पे आप देखें कि एक डेप्लीशन लेयर पैदा हो गई, रुकावट वाली लेयर पैदा हो गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है, याद रखिए ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इन होल्स को भरने के लिए, और जब होल्स को भरने के लिए ट्रांसफर होंगे तो इस हिस्से में एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। ये डेप्लीशन लेयर है, ये कलेक्टर बेस जंक्शन के पास पैदा हो गई। ये अब जब पैदा हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऐसे एक पोटेंशियल की रुकावट पैदा हो जाएगी कि मजीद इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आ सकते। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देखेंगे नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो डेप्लीशन लेयर बनती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है पोटेंशियल बैरियर के तौर पे, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, ये पोटेंशियल बैरियर इस वजह से कहलाएगी क्योंकि ये मजीद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने देगी, उसके लिए रुकावट का सबब बन जाएगी। मजीद इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होने देगी, उसके लिए रुकावट का सबब बन जाएगी। तो मुझे ये नजर आ गया कि मेरे पास नेगेटिव से पॉजिटिव दो किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, यानी कि दो डेप्लीशन लेयर बन जाती हैं। डेप्लीशन लेयर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को उन चार्ज कैरियर के ट्रेवल में रुकावट पैदा करने वाली लेयर होती है। अब इसको जोड़ना है। अब इसके ब्यासिंग करने के दो तरीके हैं हमारे पास। क्या तरीका हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है कि मिसाल के तौर के ऊपर मैं बैटरी लेके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने जोड़ दिया एन टाइप सब्सटेंस के साथ, और जब नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सब्सटेंस के साथ जोड़ा जाता है तो इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। बिल्कुल बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, इसको हमेशा जो इमिटर बेस जंक्शन है इसको फॉरवर्ड ब्यास रखना है, यानी कि इसको इसी तरीके से जोड़ना है। ओके, दूसरा टर्मिनल हमने ले जाके जोड़ दिया ये बेस के साथ। क्लियर हो गई बात, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ा बैटरी के, और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ जुड़ा। तो आप देख रहे हैं ये फॉरवर्ड ब्यास है। तो जोड़ने का तरीका क्या हो गया कि इमिटर बेस जंक्शन, ये इमिटर बेस जंक्शन था, ये इमिटर है और ये बेस है। इमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड ब्यास होगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद रह गया अब कलेक्टर बेस जंक्शन। ये कलेक्टर है और ये बेस है, वो कॉमन पॉइंट भी आपको नजर आ गया। कलेक्टर से मैंने वायर निकाला, कलेक्टर भी नेगेटिव है, बैटरी के पॉजिटिव को मैंने इसके साथ जोड़ा, ठीक है, और बैटरी के पॉजिटिव को जोड़ा, और मैंने इस पी टाइप को कॉमन बनाते हुए यहाँ पे एक नेगेटिव को जोड़ा। दूसरी बात क्या है कि मैं यहाँ पे बैटरी ज्यादा वोल्टेज की इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज्यादा पोटेंशियल की इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिहाजा मैंने बैटरी के सिंबल के अंदर भी आपको दिखाया। अब आपको लग गया कि यहाँ पे जो सर ने बैटरी इस्तेमाल करी है वो ज्यादा पोटेंशियल की इस्तेमाल करी है, ये सिंबल इस बात को जाहिर कर रहा है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये एन टाइप सब्सटेंस था, कलेक्टर जो था ये एन टाइप सब्सटेंस था, और इस एन टाइप सब्सटेंस से पॉजिटिव को जोड़ा गया है, और जो इसके साथ कॉमन पॉइंट बनाया गया है बीच की बेस, उसको वो पॉजिटिव था लेकिन उसको नेगेटिव जोड़ा गया तो रिवर्स ब्यास। तो याद रखिए कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स ब्यास होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स ब्यास होता है। अब आपको नजर आ गया, शुरू में हमने एक बात बोली थी कि हम एक टर्मिनल को कॉमन रखेंगे, तो कॉमन टर्मिनल आपको नजर आ गया कि बेस जो है वो कॉमन टर्मिनल है। इमिटर बेस जंक्शन के अंदर भी बेस कॉमन है और कलेक्टर बेस जंक्शन में भी बेस कॉमन है। ये वाली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पे सीखी कि फॉरवर्ड ब्यास होगा हमेशा इमिटर बेस जंक्शन और रिवर्स ब्यास होगा हमेशा कलेक्टर बेस जंक्शन। तीसरी बात ये सीखी कि जो बैटरी इस्तेमाल की जाएगी कलेक्टर बेस जंक्शन यानी कि आउटपुट में, इसका नाम रखा जाएगा वीसीसी, ठीक है, और ये हमेशा ज्यादा होगी उस बैटरी वोल्टेज के मुकाबले में जो इमिटर बेस जंक्शन में इस्तेमाल की जाएगी, और उसका नाम होगा वीबीबी। ये एक कन्वेंशन है कि इसको वीबीबी नाम दे रहे हैं, आप बोलें कि इमिटर बेस जंक्शन है ईबी नाम दे दें, ये नाम की नौबत आएगी, लिहाजा इसको बाधा के रखा है वीईबी को। हमेशा याद रखिए कि जो बैटरी मेन लगी हुई होगी, चाहे ये इनपुट समझ लीजिए, इसका आउटपुट समझ लीजिए, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन आउटपुट होता है और ये इमिट होता है, इसको वीबीबी का नाम देना है। जो इमिटर बेस जंक्शन में बैटरी लगी हुई है और जो कलेक्टर बेस जंक्शन में बैटरी लगी हुई है उसको वीसीसी का नाम देना है। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन रिवर्स ब्यासिंग वोल्टेज, ये वाला रिवर्स ब्यास वाला हिस्सा है, ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा होता है ये वोल्टेज फॉरवर्ड ब्यास वाले मुकाबले में, इस वाले हिस्से के मुकाबले में।
ये वो बात थी जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। डेप्लीशन लेयर भी आपके सामने आ गई, बात बहुत छोटी सी है, तवज्जो कीजिएगा, अगर बात अंडरस्टैंड नहीं हो पाए तो आप इस हिस्से को दोबारा सुन सकते हैं। डेप्लीशन लेयर अभी क्लियर हो गई। डेप्लीशन लेयर नेगेटिव से पॉजिटिव की डिमांड बनती है, उसका मकसद क्या होता है, वो पोटेंशियल बैरियर का काम करती है। वो पोटेंशियल बैरियर मजीद चार्ज के फ्लो को रोकता है। दो पीएन जंक्शन होते हैं इसमें, लिहाजा इसमें दो जगह पे डेप्लीशन लेयर बनती है, और वो दोनों जगह के डेप्लीशन लेयर का जो हम उसको जब सर्किट में जोड़ते हैं तो एक हिस्से को फॉरवर्ड ब्यास बनाते हैं और एक हिस्से को जो है वो हम रिवर्स ब्यास बनाते हैं। रिवर्स ब्यास को किस नाम से जाहिर करते हैं, बैटरी को फॉरवर्ड ब्यास की बैटरी को किस नाम से जाहिर करते हैं, और फॉरवर्ड ब्यास की बैटरी को हमेशा रिवर्स ब्यास की बैटरी के मुकाबले वोल्टेज के मुकाबले में ज्यादा रखते हैं। ठीक है ना, ये इसकी ट्रांजिस्टर के ब्यासिंग के तरीके हो गए और इसको ही हमेशा फॉलो किया जाएगा, हमेशा ऐसे ही जोड़ा जाएगा। ट्रांजिस्टर का वर्किंग ऑपरेशन क्या है, ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्क करता है। ट्रांजिस्टर की वर्किंग से पहले कुछ चीजें इस जगह पे हमारे काम आएंगी और इसी सर्किट को इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा मामले को क्लियर करने ताकि आगे काम कर सके। ट्रांजिस्टर हैव टू जंक्शन, ट्रांजिस्टर के दो जंक्शन होते हैं, इमिटर बेस, कलेक्टर बेस। क्लियर। इमिटर बेस जंक्शन जो है वो ऑलवेज फॉरवर्ड ब्यास होता है बाय वोल्टेज वीबीबी। डेप्लीशन लेयर डिक्रीजेस ऑन दिस जंक्शन एंड इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। ये पूरी बात अभी समझनी पड़ेगी। कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स ब्यास, वो रिवर्स ब्यास होता है बाय वोल्टेज वीसीसी। ठीक है। डेप्लीशन लेयर इंक्रीजेस ऑन दिस जंक्शन एंड ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। वीसीसी इज ऑलवेज सेट हायर देन वीबीबी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा बच्चों, मैंने बोला ये बात समझ में आ गई, लेकिन इधर मैंने कुछ कहा कि ये पॉइंट अभी हमको समझने पड़ेंगे। ये जो बात अब आप समझने जा रहे हैं ये सबसे कमाल की बात है और आगे ये आपके लिए सबसे मददगार होगी, राजा इस बात पे गौर कीजिएगा। इस वाले हिस्से को हम लोगों ने क्या रखा है, इस वाले हिस्से को हमने फॉरवर्ड ब्यास रखा है। फॉरवर्ड ब्यास में क्या होता है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है। फॉरवर्ड ब्यास करता क्या है, फॉरवर्ड ब्यास करंट को गुजरने में आसानी फराहम करता है। क्यों करंट को गुजरने में आसानी फराहम करता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में या फ्लो ऑफ चार्ज में आसानी पैदा करता है। वो इसलिए आसानी करता है कि वो डेप्लीशन लेयर को खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे ही आपने ये हिस्सा फॉरवर्ड ब्यास किया, ये डेप्लीशन लेयर जो आपको नजर आ रही है, ये डेप्लीशन लेयर सुकड़ना शुरू हो गई। ठीक है जी, ये डेप्लीशन लेयर सुकड़ना शुरू हो गई। अब जब मैंने ये फॉरवर्ड ब्यास की करा तो ये फॉरवर्ड ब्यास ये करेगी कि करंट को गुजरने में आसानी पैदा करेगी और करंट जब भी गुजरेगा क्योंकि डेप्लीशन लेयर यानी कि पोटेंशियल बैरियर खत्म होगा, ये देखिएगा ये पोटेंशियल लेयर सुकड़ गई, थोड़ी हो गई है। थोड़ा सा बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाइए, थोड़ा सा बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाइए, डेप्लीशन लेयर और सुकड़ गई। ये डेप्लीशन लेयर और सुकड़ने का मतलब क्या है, डेप्लीशन लेयर सुकड़ने का मतलब है कि डेप्लीशन लेयर देखिए ये पतली रह गई और यहाँ पे चार्ज का फ्लो, चार्ज आगे बढ़ना शुरू हो गया। ये चार्ज आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इस हिस्से को आपने फॉरवर्ड ब्यास कर दिया। थोड़ी देर बाद ये जो थोड़ी सी डेप्लीशन लेयर रह गई है, ये थोड़ी सी डेप्लीशन लेयर भी खत्म हो गई और चार्ज इतना आगे बढ़ गया कि चार्ज ने इस हिस्से तक पहुंच गया, चार्ज इस हिस्से तक पहुंच गया, चार्ज इस हिस्से पहुंचा, पी वाले सेक्शन में दाखिल हुआ। अब इस चार्ज को मजीद आगे बढ़ना है। जब इस चार्ज को मजीद आगे बढ़ना है तो आप बोलेंगे सामने एक डेप्लीशन लेयर दोबारा खड़ी हुई है। भाई ये डेप्लीशन लेयर चार्ज को नहीं रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी, क्योंकि चार्ज हमेशा अपोजिट टू फील्ड फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, यहां पे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट टू फील्ड फ्लो करते हैं। ठीक है जी, अपोजिट टू फील्ड फ्लो करते हैं और जब अपोजिट टू फील्ड फ्लो होता है तो आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ को है और सामने की इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को है। तो बजाय इसके कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोके, ये वाली फील्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल नहीं रोकेगी और इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में मदद करेगी कि आओ हमारी तरफ और गुजरो। तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन भाग भाग के आगे गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो जो रोकने वाली फील्ड थी वो तो फॉरवर्ड ब्यास करके आपने खत्म कर दी। अब जो सामने के इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है वो बिल्कुल भी इनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो जनाब आली चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो गया। ये वाली ये वाली डेप्लीशन लेयर कुछ काम नहीं करेगी, मौजूद भी रहेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने में बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करेगी। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इमिटर से कलेक्टर की तरफ जा रहा है। एक सबब इसको आगे बढ़ाने का यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोक नहीं रही बल्कि इलेक्ट्रॉनों को मजीद अपनी तरफ खींच रही है। दूसरा सबब यह है कि आपने आपने हाई पावर की
आपको मालूम है कि आपने बड़ी बैटरी इस्तेमाल की थी। हाई पावर की बैटरी का प्लस टर्मिनल यहाँ पे सामने लगाया हुआ है। इन इलेक्ट्रॉनों के लिए बहुत आगे का मंजर जो है वो खुशगवार है, और ये उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को देख रहे हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग के इस तरफ को आना चाह रहे हैं। तो दो असबाब होंगे इमिटर से कलेक्टर तक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के। पहला सबब यह है कि वो जो डेप्लेशन लेयर थी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करते हैं, तो वो उनको मदद कर रही थी आगे बढ़ने में। दूसरा ये कि उनके सामने एक हाई पावरफुल पोटेंशियल सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल था, जिसकी वजह से वो भाग भाग के पहुंच रहे थे। तो एक बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई, दो तीन बातों का जवाब मिल गया। इसको रिवर्स ब्यास क्यों बनाया था, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे क्यों लगाया था नेगेटिव के सामने, इसको फॉरवर्ड ब्यास क्यों लगाया था, इस डेप्लेशन लेयर को खत्म करना था, इसको ज्यादा क्यों लगाया था इस बैटरी को, ये सारी बातों का जवाब मिल गया। करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, ये बात का जवाब भी मिल गया। अब आप जरा गौर फरमाइए, और वो गौर ये फरमाइए कि पहले रेजिस्टेंस कहाँ पे मौजूद थी, रुकावट कहाँ पे मौजूद थी। रुकावट इस जगह पे मौजूद थी, वो रुकावट खत्म हो गई, और वो रुकावट कहाँ चली गई, वो रुकावट यहाँ चली गई, लेकिन इस रुकावट ने काम नहीं किया इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस थी, जो मज़ाहमत थी, वो मज़ाहमत यहां से यहां चली गई। ठीक है, जब यहां चली गई तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस या मज़ाहमत ट्रांसफर हो गई। जब भी इस चीज को ट्रांजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि मज़ाहमत अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है। बात ये क्लियर हो गई। अब जो हमारे पास अगला मरला है, अब आप इस पॉइंट को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको वो बातें जो मैंने कहा था कि इन बातों को समझना पड़ेगा, अब वो बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और वो बातें क्या है कि जनाब इसके बैटरी के वोल्टेज को VPB का नाम देते हैं हमेशा, और डेप्लेशन लेयर डिक्रीजेस, इसको लगाते जाती डेप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाती है क्योंकि फॉरवर्ड ब्यास बनाया है। ठीक है, और लो रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ना होने के बराबर या बहुत कम रह जाती है। सामने वाला हिस्सा रिवर्स ब्यास बनाया है, ये वाला हिस्सा जिसमें ये बैटरी लगाई है कलेक्टर बेस। ठीक है, और सो डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, यहाँ की डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी, एंड दिन जंक्शन ऑन दिस जंक्शन इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस मिलेगी। बिल्कुल क्लियर बात हो गई। ठीक है, VCC इज ऑलवेज सेट। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ इमीटर इंजेक्ट्स द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और भाग भाग के यहाँ पे पहुंचेंगे इन द बेस रीजन। सो इलेक्ट्रॉनिक इमिटर करंट इज फ्लो फ्रॉम इमीटर टू बेस, और ये करंट इमीटर से बेस की तरफ जाएगा। अब जाते में इसको रास्ते में कुछ नजर आया, क्या नजर आया भाई, इसको रास्ते में नजर आया ये पी टाइप सब्सटेंस। ये पी टाइप सब्सटेंस आपने बेस बनाया था। ठीक है, बेस बनाया था। ओके, तो सर ये जो पी टाइप सब्सटेंस है, ये जो हमने बेस बनाया था, यहाँ पे तो होल्स मौजूद थे, लाइटली डोप थे, कम होल थे। तो वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे सर, जब उनको यहाँ पे होल नजर आएंगे तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे इन जगह को फिल करने के लिए इस रास्ते पे भी चल पड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसी होगा, कुछ ना कुछ इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो सर यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, उस करंट को हमने आई का नाम दिया था। ओके, वो आगे पहुंचे तो जाना तो उनको आगे था, लेकिन कुछ ने ये रास्ता देखा तो कुछ इस रास्ते पे चले गए, तो उस करंट को हम बोलेंगे IB। जी बिल्कुल IB बोलेंगे उस करंट को, लेकिन वो करंट बहुत कम होगा। जी क्यों कम होगा, उसके कम होने की वजह यह है कि एक तो जो बीच में बेस है बहुत पतली है, तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेने के काबिल नहीं है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से गुजार नहीं सकती, इसमें ज्यादा चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कम करंट जाएगा। जी बहुत कम करंट जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये लाइटली डोप्ड है। लाइटली डोप्ड का मतलब ये है कि ये बहुत कम चार्ज को ले सकती है। इसमें अगर होल्स हैं, ये बीच में पी टाइप सब्सटेंस है, होल्स हैं तो बहुत कम होल्स हैं, जब बहुत कम होल्स हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रॉनों को अपने पास देगी। तो इसका थिन होना और इसका लाइटली डोप्ड होना इस बात क्या, इस बात की गमाजी करता है, इस बात को जाहिर करता है कि बहुत थोड़ी मिकदार करंट की इस रास्ते पे चली जाएगी। ठीक है जी, चली गई तो IE करंट यहां से आया, IB इस रास्ते पे चला गया, जो बाकी मानदा करंट था IC वो इस वाले रास्ते पे चला गया। क्लियर, तो इसके साथ ही मेरी समझ में एक बात आई, और बात समझ में मेरे ये आई कि जो IE करंट आया उसमें से वो दो हिस्सों में चला गया, कुछ बेस की तरफ चला गया और कुछ आगे कलेक्टर की तरफ चला गया। मैं इस बात को इस तरह समझता हूं कि अगर यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले रास्ते पे चला जाएगा और बाकी 99 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो लेकिन ये IC है और ये IB है, और इन दोनों को मिला के जो मेरे सामने आएगा वो IE आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इक्वेशन मेरी समझ में आ गई, ये ट्रांजिस्टर की बेसिक बेसिक वर्किंग इक्वेशन है। ओके,
अब इस डायग्राम के अंदर आ जाइए। इस डायग्राम में आने के बाद मैंने ये सर्कल बना रखा है, आपको शायद आपके नोट्स में भी नजर आए। ये सर्कल बनाया हुआ है सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि आपको एक करेक्शन कर दें आप यहाँ पे, मुझे भी याद रहे कि यहाँ पे बैटरी ना छोटी दिखानी है। छोटी का मतलब है कि उसमें इतने ज्यादा टर्मिनल मत दिखाइए, एक पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाइए, क्योंकि ये वी बी बी होती है, मार्किंग भी कर दीजिएगा, ये हमेशा कम होती है इसके मुकाबले में वीसीसी। तो वीसीसी एक हाई पावर वोल्टेज सोर्स है या हाई वोल्टेज सोर्स है, और ये लो वोल्टेज सोर्स है। इस हिस्से को रिवर्स ब्यास रखा गया है, इस हिस्से को फॉरवर्ड ब्यास रखा गया है, ठीक है ना। ये एन टाइप सब्सटेंस है, इमीटर है, ये भी एन टाइप सब्सटेंस है, ये कलेक्टर है। ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये इमीटर बेस जंक्शन है, बीच में बेस है, और ये जो है वो पी टाइप सब्सटेंस है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इमीटर से होगा, ये इमीटर है, कलेक्टर की जानिब होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आई ई कहलाएगा। एक दिमाग में फौरन चीज नजर आई कि सर ये तो अजीब सा एरो बना हुआ है। जो कलेक्टर के तरफ होगा, जो कलेक्टर में से करंट आ जाएगा या कलेक्टर में से बाहर निकलेगा, वो आईसी होगा। सर इसका होल एरो तो इस तरफ होना चाहिए था, इसका एरो इस तरफ होना चाहिए था, और कुछ करंट ऊपर से नीचे चला गया बेस की तरफ, ठीक है, वो बेस करंट है। सर इसका एरो नीचे की तरफ होना चाहिए था, ये ऊपर से करंट नीचे आ रहा है। भाई ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर्किट में हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं। ये इस चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त पहली दूसरी लाइन का सबक था। तो लिहाजा ये डायरेक्शन उल्टी दिखाई गई, ये डायरेक्शन उल्टी दिखाई गई, ये डायरेक्शन उल्टी दिखाई गई करंट की डायरेक्शन। वरना करंट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है। लेकिन इसको उल्टा इस वजह से दिखाया गया क्योंकि ये दिखाया जा रहा है करंट कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके। हकीकत हमको मालूम है कि करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। सिंस द बेस इज एक्सट्रीमली थिन, बेस बहुत पतली है, और वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मैनेज टू रिकम्बाइन विद होल्स, लिहाजा बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो होल्स में से गुजरेंगे एंड स्केप आउट ऑफ द बेस एज करंट आईबी, और बेस में से करंट आईबी गुजर जाएगा। द मोस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम इमिटर टू बेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कलेक्टर, ज्यादातर आगे की तरफ चले जाएंगे बाय लार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बीसीसी, इस बहुत बड़े पोटेंशियल को देखते हुए, एंड करंट आईसी फ्लोज थ्रू द कलेक्टर, और करंट आईसी उससे गुजरेगा। द करंट इक्वेशन इज फला, ओके क्लियर हो गया। एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर हैव नो डिफरेंस इन ऑपरेशन। अब मैंने आपको ये पूरा काम समझाया एनपीएन की दिखा के, ये पूरा काम जो है वो पीएनपी की एग्जांपल देख के भी समझ सकते हैं। एनपीएन की क्यों दिखाई, इन मोस्ट केसेस एनपीएन ट्रांजिस्टर आर प्रिफर्ड, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम प्रिफर्ड करते हैं यूजेस में, वर्किंग में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एनपीएन में, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है, फ्लो करना होता है, वो होल्स के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर द ऑपरेशन इज फास्टर। तो अगर कहीं पे ट्रांजिस्टर लगाना हो तो हम बोलेंगे भाई दोनों का काम सेम है, भाई एनपीएन ले आओ। एनपीएन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा फास्ट मूव करता है और ज्यादा बड़ी तादाद में मूव करता है, तो इस वजह से एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे लिए प्रेफर काम होता है। इस वाले टॉपिक को यहाँ तक मुकम्मल करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इसको इसकी डिटेल में जाते हैं और इसके दूसरे किस्म के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं।